Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So in our today's class, what we are going to start. So, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन दैट हैज अकर्ड ऑन दिस अर्थ, केमिकल एवोल्यूशन को हमने समझा और साथ ही साथ हमने बहुत सारे ऐसे जैसे मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा कि यस एवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। और फिर ये बोला गया कि एवोल्यूशन हुआ, हम कैसे मान लें? तो अदालत है, अदालत क्या मांगती है? सबूत मांगती है। तो इन बातों की गवाही कौन दे कि यस कभी इस धरती पर एवोल्यूशन हुआ था? तो कुछ एविडेंसेस पेश करने पड़ते हैं अदालत के सामने किसी भी बात को सत्य प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे एविडेंसेस हमारे साइंटिस्ट ने प्रूफ किए कि देयर आर वेरियस एविडेंसेस जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यस एवोल्यूशन इस धरती पर हुआ है, ठीक है। तो हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि देयर आर वेरियस एविडेंसेस जिसमें सबसे ज़्यादा जिनको हम जुटला ही नहीं सकते वो कौन से एविडेंसेस थे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। मतलब हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा? सेडिमेंट्स के अंदर। जब रॉक्स बन रही होती हैं तो अर्थ के अंदर कभी किसी टाइम में जैसे जैसे अर्थ ग्रो कर रही है, जैसे जैसे अर्थ पे लाइफ आगे आगे ग्रो करती गई, तो उस जैसे ही हमें एज पता लग जाती है उस रॉक की, उस टाइम पर कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनकी जब डेथ होने की वजह से वो हो सकता है कुछ मिट्टी के लेयर्स के अंदर दबके रह गए हो, ठीक है। तो जब दबके रह गए तो उनके जो हार्ड पार्ट्स थे, उन हार्ड पार्ट्स के क्या बन गए? कुछ इम्प्रिंट्स उन रॉक्स के ऊपर छप गए, मतलब कुछ इंप्रेशंस बन गए। तो जिसको हमने क्या बोला? फॉसिल्स। तो फॉसिल्स पैलेंटोलॉजिकल स्टडी, जिनको हमने बोला फॉसिल्स की स्टडी को, तो दैट वाज द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एम्ब्रियो है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। भले अडल्ट स्टेजेस सिमिलर ना हो बट एम्ब्रियो वॉज सिमिलर। तो अर्नेस्ट हैकेल की एक बहुत ही पॉपुलर सी फ्रेज है दैट इज ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एम्ब्रियोनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं अपनी मतलब इंसेस्टर के साथ मैच करती है, कॉमन इंसेस्ट्री को शो करती है, ठीक है। ओके हालांकि वो अडल्ट स्टेज में पास नहीं करती है, ऐसा भी बोला गया था। फिर हमने क्या करा? हमने देखे कुछ ऐसे ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन, जिनके थ्रू हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को समझने की कोशिश की, ठीक है। तो हमने क्या समझा था होमोलोगस ऑर्गन में कि मान लो एक कॉमन जगह से कुछ ऑर्गेनिजम्स अराइज हुए, ठीक है, और वो डिफरेंट जगह में जाके स्प्रेड हो गए। बहुत अच्छे से हमने समझा था। फॉर एग्जाम्पल आप सब एक कॉमन जगह से निकले, एक कॉमन सिटी से निकले, फॉर एग्जाम्पल जयपुर से निकले, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का आफ्टर द 12th डिफरेंट जगह पे क्या हो गया? एडमिशन ले लिया बिकॉज ऑफ देयर हायर स्टडीज। तो वो क्या हो गए? एक जगह पर जब सारे फ्रेंड्स कॉमन थे, अब वो फ्रेंड्स दूसरी जगह पे जाके डाइवर्स हो गए। किसी को किसी दूसरी स्टेट में एडमिशन मिला होगा, किसी को कहीं और मिला होगा, ऐसे करके सब डिफरेंट जगह पे रहने लग गए। तो सबकी स्ट्रक्चरल तो सेम थी बट उनके फंक्शंस डिफरेंट हो गए बिकॉज उनको अपने आप को डिफरेंट जगह पर जाकर अडॉप्ट करना पड़ा उन पर्टिकुलर सराउंडिंग्स में रहने के लिए, ठीक है। दैट वाज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके अब क्या होता है? मान लो जयपुर के अंदर ही फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट जगह से लोग किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाएं, राइट तो क्या होगा? उनके स्ट्रक्चर्स भले ही डिफरेंट है बट उनको एक जगह पर जाकर क्या करना पड़ा? सेम काम करना पड़ा, ठीक है। तो दैट वाज एनालॉगस ऑर्गन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स इन अवर प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो अब यहीं पे ही हमारे जो सबूत है वो खत्म नहीं हो जाते हैं, और भी बहुत सारे सबूत पेश किए गए ये मनवाने के लिए कि यस एवोल्यूशन हुआ था। बायोलॉजी की अदालत में एवोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेस जो प्रेजेंट किए जाते हैं, तो उनके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि यस देयर वाज एवोल्यूशन। क्योंकि हम नहीं थे ना उस टाइम पे, हम नहीं थे, तो हमारे पास उस टाइम के कुछ ऐसे एविडेंसेस लाए गए जिसके
थ्रू हमें ये मानना ही पड़ेगा आज कि एवोल्यूशन हुआ है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है हमारा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 2। अब आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोकेमिकल एविडेंसेस। हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स मिलते हैं वो भी सेम है, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स कह लो, ब्लड की जो अंदर एंजाइम्स है उनकी बात कर लो, मतलब कहीं ना कहीं वी ऑल आर सिमिलर। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, उन पे हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग लिंक के बारे में हम पढ़ेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले कि कुछ भी स्टार्ट करें, जल्दी से एक बार ये देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है। तो आप सब कहाँ जाएंगे? गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और क्रिएट कर देंगे अपना नया अकाउंट। ठीक है, नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या होगा? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप अपनी फिल कर देंगे और OTP नंबर मिलेगा, अपने नंबर को करवा देंगे वेरीफाई विद OTP। ठीक है, आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे, सिलेक्ट कौन सा कर लेंगे? नीट को सिलेक्ट कर लेंगे और नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आपकी क्लास सिलेक्ट करनी होगी, दैट इज 12th क्लास को आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके लिए अब आपके पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरे कोर्सेज का सिलेबस। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स परचेज करने की जो हमारी फीस है दैट इज 8,999 रुपीज़। बट आपको क्या करना है? फ्री इजीली कूपन कोड को अगर आप एंटर कर देते हैं तो आपको क्या मिलती हैं? DPP मिलेगी हमारे ऐप पर, एनोटेटेड PPT मिलेगी, बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी और सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देरी किस बात की? जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इजीली ऐप को कीजिए डाउनलोड। ठीक है, इसी के साथ ही बढ़ते हैं हमारी आज की डिस्कशन एंड दैट इज़ वेरी यू कैन से कि अमेजिंग एविडेंसेस जो ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यस एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, चलो दिस इज आवर पार्ट 2, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर अब हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी अबाउट What are the evidences of evolution और उसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज बायोकेमिकल एवोल्यूशन। ठीक है, ओके। अब देखो बायोकेमिकल एवोल्यूशन क्या कहता है? बायोकेमिकल एवोल्यूशन ये कहता है कि जब हम बहुत सारे, देखो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर आज की स्टेज में हमें पता है कि देयर इज DNA। ठीक है, DNA है तो जीन्स है, जीन्स हैं तो प्रोटीन्स भी बनेंगी, राइट? तो जब ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को स्टडी किया गया, DNA को स्टडी किया गया, तो हमने ये देखा बहुत सारी प्रोटीन्स, DNA ये सब क्या है? दीज आर सेम इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। Similarities in proteins and genes performing a given function among diverse organism, यहाँ से हमें क्लू मिलता है दैट कहीं ना कहीं हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, ओके। These biochemical similarities कहाँ पॉइंट आउट करती हैं? To the same shared ancestry as structural similarities among diverse organism। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें क्या मिलती हैं? सिमिलैरिटीज मिलती हैं। स्ट्रक्चर कैसे? DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हमें सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑलमोस्ट मिलते हैं? ठीक है, तो जैसा कि हमने समझा हुआ है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम, इनको पता है क्या बोलते हैं बेटा? अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। काम आपको पता है क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये पैनक्रियाटिक जूस में होंगे, स्टार्च का डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दीज आर फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम स्पॉन्जेस टू मैमल्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? स्पॉन्जेस से स्टार्ट कर लो। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तब हम पोरिफेरा से स्टार्ट करते हैं। पोरिफेरा के अंदर पोर्स बेरिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पॉन्जेस। ठीक है, तो बहुत ही प्रिमिटिव काइंड का ऑर्गेनिज्म है ये तो। और जो मैमल्स हैं, 2 मैमल्स तक, मैमल्स क्या है बेटा? दीज आर हायर ऑर्गेनिज्म। तो
अगर मैमल्स में भी वही वाले एंजाइम मिल रहे हैं, स्पॉन्जेस में वही वाले एंजाइम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइफ की किसी ना किसी मतलब जब हिस्ट्री पे, इस अर्थ पे लाइफ आने की हिस्ट्री में स्पॉन्जेस जैसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास एवोल्यूशन होते होते हम आज मैमल्स बन गए। और ये जो एंजाइम्स हैं जो जिनको हम यूनिवर्सल एंजाइम बोलते हैं, ये गवाही देते हैं इस बात की कि कहीं ना कहीं हम सब एक कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं। ठीक है, तो दीज आर यूनिवर्सल एंजाइम्स। ओके, फिर हम बात करें हार्मोन्स की। बहुत सारे हार्मोन्स जो सब ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बेटा किस काम आता है? ये ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, जब यही थायरोक्सिन हार्मोन, पहले इसके बारे में लिखो, इट कॉजेज ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए बेटा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। और अगर हम ये थायरोक्सिन हार्मोन फ्रॉग के लार्वा के अंदर अगर हम इंजेक्ट कर दें, किसके अंदर? गिवन टू टैडपोल लार्वा, फ्रॉग का लार्वा, तो ये किसमें हेल्प करेगा? हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? जब एक लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, दैट मीन्स जो थायरोक्सिन हार्मोन हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहा है, वही काम वो इस टैडपोल लार्वा के अंदर भी कर रहा है। दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट लार्वा, और मेटामॉर्फोसिस होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट में। ठीक है, तो लगता है ना कि यार ये तो हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है हार्मोन, तो ये एम्फीबियंस के अंदर क्या कर रहा है? ठीक है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। साइटोक्रोम सी की बात करो। साइटोक्रोम सी is found in most of the organism, is found in most of organism। किसमें हेल्प करता है बेटा? जल्दी से बोलेंगे। साइटोक्रोम सी हेल्प्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हम पढ़ेंगे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ओके। ब्लड एंड लिम्फ की बात कर लो। सिमिलर इन फंक्शन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। सब वर्टिब्रेट्स के अंदर देखो ना, अगर सिमिलर इन फंक्शन इन ऑल द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर अगर ब्लड और लिम्फ है, और सबके अंदर काम वही है ट्रांसपोर्ट का, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। दैट मीन्स अगर ये ब्लड एंड लिम्फ सबके अंदर प्रेजेंट है, तो इट इंडिकेट्स दैट समवेयर देयर इज अ कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन ऑल द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ब्लड प्रोटीन्स, एक प्रोटीन होती है हेमेटिन क्रिस्टल्स, हेमेटिन के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं बेटा। These are found in humans, और जब इनको कंपेयर किया गया चिंपैंजीज के ब्लड के साथ, तब हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज कौन है? चिंपैंजीज एंड गोरिल्ला जैसे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से दो ब्रांचेस बनी, एक तरफ चिंपैंजीज और गोरिल्ला वाले, एक तरफ ह्यूमन बीइंग्स और दूसरी तरफ मंकीज बन गए होंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये वाली प्रोटीन्स हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मिलती हैं, मीन्स समवट वेयर आर रिलेटेड क्लोजली टू चिंपैंजीज। ठीक है, ओके। फिर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें। ए बी ये वाले ब्लड ग्रुप्स हमें सबके अंदर, मतलब चिंपैंजीज गोरिल्ला के अंदर मिलते हैं, हालांकि मंकी के अंदर नहीं मिलते हमें ये वाले ब्लड ग्रुप, तो मंकी के अंदर हमें मिलता है RH। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का सेम होना भी इस बात को दिखाता है कि इट इज एन एविडेंस दैट वी आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्ट्री समवेयर समहाउ। ठीक है, मंकीज के पास RH फैक्टर होते हैं, तो हम ह्यूमंस के अंदर भी बात करते हैं ना कि जिसके अंदर RH फैक्टर है दैट मीन्स ब्लड ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिव। नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, तो किसी के अंदर प्रेजेंट है, किसी के अंदर नहीं है। तो जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं दैट ब्लड इज सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? ये सब बातें क्या प्रूव करती हैं? कि वी आर
कॉमन, कॉमन मतलब वी आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्ट्री। ये सारे केमिकल्स हैं, तो इसलिए इनको हमने क्या बोला, लिविंग बीइंग्स के अंदर मिलने वाले केमिकल्स अगर सब ऑर्गेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं सेम है तो दे शो दैट वी ऑल हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। और यही कौन से एविडेंसेस है, बायोकेमिकल एविडेंसेस। ठीक है, ओके आगे आ जाओ। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हमारे पास है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एनसीईआरटी पे पहले डिस्कस करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब इसी क्लास में ही डिस्कस करेंगे। देखो अब what does this mean what does it mean that evidences of evolution by artificial selection by, देखो अगर मैन बहुत सालों से आदमी क्या करता आ रहा है, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग्स क्या करते आ रहे हैं, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ को, बहुत सारी स्पीशीज़ को में से उन्होंने नई नई वेराइटी बनाई। ठीक है सॉरी, जैसे कि वाइल्ड कैबेज है ना, वाइल्ड कैबेज एक कैबेज है और अब उन्होंने इसी कैबेज से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या किया, एक कैबेज बनाई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के अंदर क्या था, जो लीव्स के बीच में डिस्टेंस था, स्मॉल इंटरनोड्स है ना, दैट इज स्मॉल इंटरनोड मतलब शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स। लीव्स कहाँ से राइज होते हैं, नोड से। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड, मतलब दो लीव्स के बीच का डिस्टेंस कम रख के पत्ता गोभी की वैरायटी को डेवलप किया गया। ठीक है, उसी कैबेज से बड़े बड़े लीव्स वाली केल तैयार की गई, ऐसी वैरायटी तैयार की जिसके लीव्स का साइज बहुत बड़ा बड़ा है। ओके, इसी कैबेज से ह्यूमन ने क्या किया, फ्लावर की ग्रोथ जो डेवलपमेंट है उसको रोक दिया और क्या बना दी, ब्रोकली। इसलिए देखो अब ब्रोकली का जो फ्लावर है बहुत ज़्यादा खिला हुआ नहीं मिलता। और दूसरी तरफ उन्होंने बनाई फूल गोभी, जिसके पास फ्लावर है, दैट इज फूल गोभी मतलब फूल है गोभी का, राइट, बट इसके पास स्टेराइल फ्लावर है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। मतलब कहने का ये, दिस फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, बट उसको क्या बना दिया, स्टेराइल बना दिया, राइट। दिस इज फूल गोभी। फिर दूसरी इन्होंने डेवलप की कोलरबी, जिसके पार्ट सोलन है। मतलब कहने का ये, जब आदमी कर सकता है कुछ सालों के अंदर, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू क्या करता है, एक वैरायटी के कुछ अच्छे कैरेक्टर्स, दूसरी वैरायटी के कुछ अच्छे कैरेक्टर, दोनों को मिक्स कर दिया एक यूनिक वैरायटी के अंदर। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जब हम ऐसे नई नई स्पीशीज बना सकते हैं तो क्या बहुत मिलियन सालों में अर्थ नहीं बना सकती, नेचर नहीं बना सकती, बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, तो यही बात एनसीईआरटी बोलती है दैट मैन हैज ब्रेड सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट ओनली प्लांट्स। एग्रीकल्चर के अंदर नॉट ओनली प्लांट्स बट एनिमल्स को भी बहुत सारे हमने ब्रीड्स को आपस में क्या किया है, इंटरब्रीड करवाकर वी हैव डेवलप्ड न्यू वैरायटीज। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स। और ये जो इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जिसकी वजह से हमने क्या क्रिएट की हैं, ब्रीड्स जो एक दूसरी से डिफर करती हैं अदर ब्रीड। जैसे कि डॉग्स की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, कहाँ से आती हैं वो, विद आर्टिफिशियल ये जो ब्रीडिंग का प्रोग्राम है उससे, इंटेंसिव ब्रीडिंग टेक्निक से, राइट। तो बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विद इन hundreds of years man could create new breeds, could not nature have done the same over millions of years? ठीक है, तो क्या नेचर नहीं कर सकती बहुत सारे सालों में, राइट। ओके, तो दिस इज, अगर मैन कर सकता है तो नेचर भी कर सकती है। अगर हम डिफरेंट वैरायटीज बना सकते हैं तो नेचर भी बाय एवोल्यूशन डिफरेंट स्पीशीज बना सकती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं ये तो हुआ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। Who gave the theory of natural selection? We know that is Darwin. Darwin ने ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहती है थ्योरी, हालांकि हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ये थ्योरी ये कहती है कि that
नेचर किसको सिलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब वो सिलेक्शन जो नेचर करती है, और नेचर किसको सिलेक्ट करती है, विच एवर इज द फिट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो इसके कुछ हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम पढ़ेंगे डार्विन फिंचेस के बारे में, हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिफरेंट जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और ये सब जो बातें हम डिस्कस करेंगे ये सब बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन के अंडर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक बार इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर द बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस का मतलब ये है, ज्योग्राफी मतलब जो हम मैप के ऊपर क्या बनाते हैं, हम ज्योग्राफिकल एरियाज को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और अगर हम उन एरिया के ऊपर लिविंग बीइंग्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, दैट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, राइट। ओके, तो सबसे पहले देखो डार्विन फिंचेस एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जिस बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना मेरी बात। हु वाज डार्विन? डार्विन वाज अ नेचुरलिस्ट। डार्विन क्या था बेटा? ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। डार्विन वॉज अ नेचुरलिस्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था बेटा, ब्रिटिशर्स की जो आर्मी होती थी, 1800 की बातें हैं, एक ऐसी एजेंसी होती थी जो अपने लोगों को, जो भी उनकी कंपनी को ज्वाइन करते थे, जिस एजेंसी को ज्वाइन करते थे, उनको क्या है एक तरह से मतलब शिप पे एक्सपेडिशन प्रोग्राम्स पे भेजती रहती थी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को विजिट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक शिप जा रहा था, उस शिप का नाम क्या था बेटा? HMS बीगल। दैट वाज अ शिप। तो डार्विन को उनके जो टीचर थे, एक प्रोफेसर थे बॉटनी के, उन्होंने ये बोला कि HMS बीगल जा रहा है, तो डार्विन को सजेस्ट किया गया कि आप भी, क्योंकि वो नेचुरलिस्ट थे तो उनकी जो रुचि थी नेचर को स्टडी करने में लगी रहती थी, तो उनको सजेस्ट किया गया कि ऐसा कोई HMS बीगल जो वॉयस है दैट इज गोइंग ऑन एन एक्सपेडिशन प्रोग्राम, तो आप ऐसा करो, आप भी इस वॉयस के अंदर जाओ और जाकर कुछ तुम्हें शायद काम की चीज मिल जाए। ठीक है, तो ये बीगल कहाँ जा रहा था? कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ओके, वहाँ चले गए ये। अब वहाँ जाके इन्होंने, मतलब नेचुरलिस्ट थे तो नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि यहाँ पे क्या चीज़ें खास हैं। जब इन सब चीज़ों को वो देख रहे थे, अच्छा वो आइलैंड कौन सा था? कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो कहाँ गए? आइलैंड ऑफ गैलापागोस, या ऐसा कह लो गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड, ये आइलैंड का नाम क्यों था? बहुत ही जाइंट, बहुत ही ह्यूज साइज के टॉर्टॉइस रहते थे बेटा यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो अब जब डार्विन जी ने सब जगह देखा कि गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, उनको ना एक बड़ी हैरानी की बात लगी कि कहीं भी उनको ही डिडंट फाइंड एनी वॉबलर्स और वुडपेकर्स, एनी वॉबलर्स और एनी वुडपेकर्स, मतलब इंसेक्ट ईटर जो होते हैं। ठीक है, तो वो नहीं दिखे इनको, तो उनको बड़ी हैरानी की बात हुई कि अगर यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट ईटर नहीं है इस लैंड के ऊपर, तो फूड चेन कैसे मेंटेन हो रही है? देन हु इज ईटिंग दीज इंसेक्ट्स, जिसकी वजह से फूड चेन मेंटेन हो। हमें पता है कि हर मतलब इंसेक्ट्स को खाने के लिए भी कोई ना कोई फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, ओके, तब इन्होंने देखा दैट देयर आर स्मॉल ब्लैक कलर्ड बर्ड्स, स्मॉल ब्लैक कलर के जो क्या थे? बर्ड्स थे। ठीक है, जिनको क्या बोला गया? फिंचेस। और ये जो फिंचेस थे, देवर सब थे छोटे साइज के बर्ड, बट दे वर डिफरेंट इन देयर बीक साइजेस, डिफरेंट इन बीक साइजेस। ठीक है, and they were showing the different beak food habits, different in beak size and showing different food habits, different food habits. ठीक है, ओके, तो
बीक साइजेस इनके डिफरेंट है, सब कोई इनमें से इंसेक्ट ईटर है, कोई फ्रूट ईटर है, कोई कैक्टस को खा रहा है। तो इस तरह से जब इनके फूड आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, खाने के लिए इनको फूड जब डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी बीक को डेवलप कर लिया। ठीक है, तो तब फिर इनको क्या मतलब समझ में आया, एक डॉक्टर डेविड पार्ट थे, उन्होंने भी प्रपोज किया, जो डार्विन की ऑब्जर्वेशन, मतलब नेचुरलिस्ट थे, घूमने गए तो ये बातें उन्होंने ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व आके अब कुछ कंक्लूजन तो माइंड ने निकालना ही था। ठीक है, तो डॉक्टर डेविड उन्होंने क्या प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड दैट सारे के सारे ये जो फिंचेस हैं ये सब एक कॉमन ओरिजिन से अराइज हुए हैं। वो कॉमन ओरिजिन किसका था, ये सब पहले क्या थे, सीड ईटिंग थे। आपको पता है बर्ड्स क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, सीड ईटिंग फिंचेस थे पहले सारे के सारे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक जगह पे रहते थे। अच्छा, उन्होंने ये भी देखा कि उस जो कॉन्टिनेंट के अराउंड छोटे छोटे से 20-22 छोटे छोटे से वो थे, छोटे छोटे जगह थी और, है ना, तो आइलैंड्स टाइप। तो उन सब डिफरेंट जगह के ऊपर फिंचेस तो थे बट डिफरेंट बीक साइज के थे। तो वहां से अब ये प्रपोज किया गया कि ये सब कहां से राइज हुए, यहां से एक कॉमन पॉइंट से राइज होके कोई यहां चला गया, मान लो ये ए जगह है, ये बी जगह है, ये मान लो सी जगह है, दिस इज डी और दिस इज ई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इनको क्या मिला, फ्रूट मिला खाने को, तो ये क्या बन गए, फ्रूट ईटर बन गए। तो इन्होंने अपनी बीक उसी के अकॉर्डिंग डेवलप कर ली। ये क्या बन गए, मान लो बी जगह पे इनको कुछ भी नहीं मिला बेचारों को खाने के लिए, तो इनको मिले इंसेक्ट्स, तो ये क्या बन गए, अब इंसेक्ट ईटर्स बन गए। ये क्या बन गए, इंसेक्ट ईटर्स। तो इनकी बीक अब इंसेक्ट खाने के अकॉर्डिंग डेवलप हो गई। ओके, यहाँ पे मान लो इनको क्या मिला, कैक्टस मिला, तो ये क्या बन गए, कैक्टस ईटर बन गए। तो इस तरह से यहाँ मान लो कुछ और फूड मिला और इधर कुछ और फूड मिला, ऐसे करते करते अब सारे के सारे फिंचेस अराइज हुए एक जगह पे, बट डिफरेंट जगह पे जाने के कारण वहाँ पर उनको फूड जो भी मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को सराउंडिंग के अंदर अडाप्ट किया, एडजस्ट किया। अगर कुछ भी नहीं खाते तो मर जाते। ठीक है, तो खुद को जिंदा तो रखना ही था, तो उन्होंने अपने आप को फिट किया कुछ भी खाने के लिए, और उस फिटनेस के लिए क्या किया, उनकी बीक जो है वो डिफरेंट तरह से डेवलप होती गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एक कॉमन पॉइंट से सब चीजें इधर उधर फैली। तो ये किसकी एग्जांपल बन गई हमारे लिए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। ठीक है, तो ये जो सारी सिलेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, राइट। तो नेचुरल सिलेक्शन में हम क्या लिखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं हम, दीज आर डार्विन फिंचेस। ठीक है, तो डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्या था, एक सीड ईटिंग वेराइटी से डिफरेंट वेराइटीज एमर्ज हुई विच वर डिफरिंग इन देयर बिग साइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट्स। ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो अब ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है, दैट मीन्स कि पहले क्या है, सब एक ही जगह पे थे, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इट वॉज बिलीव्ड, यहाँ लिखेंगे earlier it was believed earlier that सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक कॉमन जगह की फॉर्म में थे, they were in the form of one piece, और उसको क्या बोलते हैं, पैंजियम, उसको क्या बोलते हैं, पैंजियम। ठीक है, तो ये जो पैंजियम है, ड्यू टू एनी रीजन, ये जो पैंजियम है ड्यू टू एनी रीजन क्या हुआ होगा, दे मस्ट हैव सेपरेटेड। तो किसी भी वजह से मान लो देयर इज वन कॉमन प्लेस, है ना, दिस इज वन कॉमन प्लेस, तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे, तो इनको हमने बोला पैंजियम। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन ये पैंजियम क्या हो गया होगा बेटा, डिफरेंट जगह के अंदर सेपरेट हो गए होंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, डिफरेंट मतलब इस जगह से सब निकले और इनके बीच में आ गए बेटा बैरियर्स, बड़े बड़े ओशियंस आ गए, बड़ी बड़ी रॉक्स आ गई, जिसकी वजह से ये इस पे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यहीं के यहीं होके रह गए, इस वाले कॉन्टिनेंट पे जो ऑर्गेनिज्म थे वो यहीं के यहीं होके रह गए, और कुछ यहीं के यहीं होके रह गए, है ना। तो मतलब इनको आपस में कभी फिर मौका नहीं मिला, बैरियर आने की वजह से कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला। तो अब क्या हुआ,
हमें कैसे पता, हम कैसे मान लें इस बात को कि हाँ ये पेंजियम ऐसे थे और वैसे थे? तो फिर हमने क्या देखा, पेंजियम्स जो थे सॉरी, दे सेपरेटेड एंड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब अवे अवे मूव करते गए, जो भी ऑर्गेनिज्म थे उन पेंजियम जैसे पार्ट सेपरेट होते वहीं वहीं चले गए। जैसे कि अब ध्यान देना मेरी बात पर, हम बात कर रहे हैं हम कैसे मान ले इस बात को कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि यस, कभी सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे, ड्यू टू एनी रीजन सब के सब सेपरेट हो गए, उनके बीच में बड़े बड़े बैरियर्स आ गए, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो आपस में मिल नहीं पाए, ब्रीड नहीं कर पाए, अपनी स्पीशीज को और आगे नहीं बढ़ा पाए, मतलब जिस जगह पे थे बस वहीं तक ही सीमित होकर रह गए। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास बेटा, सर्टेन प्लांट्स जैसे कि मैग्नोलिया, ट्यूलिप, सैसाफर, दीज आर फाउंड ओनली इन चाइना एंड ईस्टर्न यूएसए। ऐसा क्यों भाई, चाइना और सिर्फ यूएसए के अंदर क्यों मिलते हैं? तो कभी ना कभी चाइना और यूएसए सेम कॉन्टिनेंट्स रहे होंगे, दोनों सेपरेट हो गए होंगे, तो दोनों की जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो इन प्लांट्स के लिए सही था। तो ये वाले प्लांट्स इन कॉन्टिनेंट्स के सेपरेट होने के बाद वहीं पे ही ग्रो करने लग गए और आज भी वो इन्हीं जगहों पर मिलते हैं। एलिफेंट ले लो, कहाँ मिलता है? सिर्फ इंडिया और अफ्रीका में। तो ऐसा माना जाता है कि कभी इंडिया और अफ्रीका दे वर द सेम कॉन्टिनेंट एंड दे सेपरेटेड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बीच में आगे बैरियर, तो एलिफेंट अब या तो इंडिया में मिलते हैं या अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन इंडिया एंड अफ्रीका। लंग फिश, लंग फिश क्या है? लंग फिश जो सब एक फिश से इवॉल्व हुई है, ठीक है, विद एडवांस्ड फीचर। फिश के पास क्या होता है बेटा? गिल्स होते हैं। जब लाइफ वाटर से अर्थ पर सेटल हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी एम्फीबियंस के आने से पहले, तो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन, दैट इज लंग फिश। ठीक है, तो लंग फिश में अगर हम बात करें, प्रोटोटेरस कहाँ मिलती है? अफ्रीका में। नियोसेरेटोड्स ऑस्ट्रेलिया में। लेपिडोसायरन साउथ अमेरिका में। मतलब इन जगहों पर कभी ये सब इकट्ठी रहती थी। लंग फिश का जस्ट एवोल्यूशन हो रहा था, एम्फीबियन जस्ट आने ही वाले थे थोड़ी टाइम के बाद, बट ड्यू टू एनी रीजन ये कॉन्टिनेंट्स सेपरेट हो गए। तो अब ये वाली जो लंग फिश है ये अफ्रीका में मिलती है, नियोसेरेटोड्स ऑस्ट्रेलिया में होके रह गई, और जो लेपिडोसायरन है वो साउथ अमेरिका तक होके रह गई। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट देयर वाज एवोल्यूशन। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स भी हम पढ़ेंगे। तो ड्यू टू एनी रीजन दैट कॉन्टिनेंट सेपरेटेड और सब अलग अलग जगह पे माइग्रेट कर गए, मतलब मूव कर गए सेपरेशन के साथ ही। अच्छा, अब नेक्स्ट बताओ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एक जगह के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड होकर रह गए, जैसे कि कैंगारू आपको सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और कहीं भी आपको कैंगारू नहीं मिलती। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तो कैंगारूज को मौका ही नहीं मिला किसी और जगह पे जाने का, तो कहाँ रह गए? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब क्या थे? दीज वर बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, लिविंग बींग्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, चलो अब देखो, इनको देखो, नेचुरल सिलेक्शन हमने डार्विन फिंचेस को समझा। अब एक और बात कर लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। डार्विन फिंचेस के साथ ही करना चाहिए था क्योंकि अभी हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने लग गए। तो अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा नेचुरल सिलेक्शन का, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रीज की वजह से अगर मेलानिज्म हुआ, ठीक है, सिंपल वर्ड्स को ब्रेक किया करो, वर्ड्स के मीनिंग को समझा करो। तो यही बात हुई बिफोर 1920 की बात है बेटा, इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, है ना, देयर वाज नो इंडस्ट्रीज, एवरीथिंग वाज पॉल्यूशन फ्री। जो ट्रीज हैं, जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, इनमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं था, सब जगह वाइट दिखती थी, एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब मोथ्स जो थे उस टाइम पे वाइट कलर के जो मोथ्स, ये सारे मोथ्स कैसे हैं? दीज आर वाइट कलर्ड मोथ्स।
ठीक है। अब क्योंकि सराउंडिंग्स भी वाइट थी तो मोथ्स जो वाइट कलर के थे उनको एक एडवांटेज था कि दे कैन सर्वाइव इन दिस, मतलब अपने प्रीडेटर्स को दिखेंगे नहीं, वाइट के अंदर कैमोफ्लेज कर लेंगे, मिक्स हो जाएंगे, जब दिखेंगे नहीं तो उनको कम खतरा है अपने मरने का, मतलब अपने दुश्मन से इनको कम खतरा है। बट उन्हीं के बीच में अगर कोई ब्लैक मोथ था तो दैट वॉज इजिली विजिबल टू देयर प्रीडेटर्स। जब वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर का मोथ दैट इज इजिली विजिबल तो उसको खतरा था अपने आप के सर्वाइवल का, ठीक है। तो ये बेचारा जल्दी नेचुरल सी बात है मरेगा, और वाइट वाले जिंदा रहते थे। तो देखो यही बोला जा रहा है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में क्या चल रहा था? कलेक्शन ऑफ मॉथ्स मेड इन 1850s की बात है, मतलब बिफोर 1920, मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से पहले की बातें हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट विंग्ड मोथ थे और ऑन द ट्रीज एज कंपेयर टू डार्क कलर्ड और मेलानाइज्ड मोथ्स, ठीक है। ओके, आगे आओ। अब क्या हुआ? However, in the collections carried out from the same area, जब 1920 के अंदर जब हमने सेम दोबारा से स्टडी किया, ठीक है, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज इन 1920, उस टाइम पे क्या देखने को मिला कि अरे यार कभी 1920 से पहले 1850 की बातें हैं, तब तो इस जगह पे वाइट कलर के मॉथ मिलते थे। अब क्या हुआ 1920 में, मतलब समझने की बात थी कि वाइट वाले मोथ की बजाय ब्लैक वाले मोथ्स का नंबर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ओके, सेम एरिया दैट इज प्रपोर्शन वाज जस्ट रिवर्स्ड। फिर क्या हुआ? जैसे ही प्रपोर्शन रिवर्स्ड हुआ तो देखो सीन क्या बन गया बेटा, ये वाले दिस वॉज ऑल ब्लैक बैकग्राउंड हो गया ट्रीज के ऊपर, वाइट वालों का नंबर कम हो गया और ब्लैक वालों का नंबर ज़्यादा हो गया। ये बातें किसकी हैं? 1920s की, ठीक है। ऐसा मान लो ये वाला सीन कौन सा है? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की बातें हैं ये। और ये वाला सीन कब का था? ये वाला सीन था बिफोर इंडस्ट्रियल, ये देखो दिस इज बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। वाइट कलर का बैकग्राउंड, वाइट मोथ्स, और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक कलर के मोथ्स ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। अब देखो तो क्या हुआ, अब इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया भाई, अगर वाइट वाले बैकग्राउंड के अंदर अगर वाइट मॉथ्स अपने आप को वाइट नहीं रखते तो शायद वो खत्म हो जाते, उनका प्रिडेशन हो जाता, ठीक है। और ब्लैक बैकग्राउंड आया जब, तब अगर ब्लैक मोथ अपने आप को वाइट रखते तो शायद वो जिंदा ना बच पाते, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोला गया, फॉर दिस observation was that predators will support a moth against a contrasting background. Predator moths को कब ढूंढेगा? white के अंदर black easily visible है और black के अंदर white easily visible है। During the post-industrialization period, the tree trunks became dark due to industrial smoke and smoke. तो ऐसा क्या हुआ भाई? इंडस्ट्रीज आने की वजह से we all can understand, इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज का धुआं ट्रीज के बाग के ऊपर जमने लग गया, ठीक है। पहले क्या होता है, लाइकन्स ग्रो कर रहे थे बेटा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लाइकन आपको पता है दिस इज द पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन वाली जगह पर लाइकन ग्रो नहीं करते हैं। लाइकन कहाँ ग्रो करते हैं? बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब लाइकन्स ग्रो कर रहे थे तब उस वक्त वाइट वाला, मतलब पॉल्यूशन फ्री एटमोसफियर के अंदर वाइट विंग का नंबर, मॉथ्स का नंबर ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या हुआ, जब स्मोक एंड सोट जो डिपॉजिट होने लग गया तो अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्ड मोथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स।
तो जैसे सारा बैकग्राउंड हुआ व्हाइट वाले नजर आने लग गए तो बेटा उनका प्रेडेशन हो गया। तो अब उनको लगा कि भाई हमारी तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए ब्लैक कलर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो द डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड मोथ जो थे वो सर्वाइव किए। तो जिन्होंने अपने आप को नेचर के अंदर अपने आप को फिट रखा, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट किया, उनके चांसेस सर्वाइवल के बढ़ गए। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, एक सेकेंड। यस, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लिचन्स, लाइकन्स भी बोलते हैं कई लोग, कवर द ट्रीज। इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग मॉथ सर्वाइव्ड बट द डार्क कलर्ड मॉथ्स वर पिक्ड आउट बाय द प्रीडेटर्स। ठीक है, तो आई होप ये स्टोरी हमें याद रहेगी। डार्विन फिंचेस के बारे में हमें याद रहेगा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में हमें याद रहेगा, और क्या हुआ आगे देखो, और बहुत सी बातें। लाइकन्स को हम क्या यूज कर सकते हैं एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, दे आर नॉट ग्रोन इन एरियाज दैट आर पॉल्यूटेड, hence moths that were able to camouflage themselves, hide in the background, survive। ठीक है, ये वही सब बातें हैं। आगे आ जाओ। तो क्या हुआ, दिस अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरियाज जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, दैट इज रूरल एरियाज के अंदर, द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ्स, मतलब ब्लैक कलर के मॉथ्स, वॉज लो। रूरल एरियाज में ब्लैक कलर्ड वाले मॉथ्स का नंबर लो होता है। दिस शोड दैट इन अ मिक्स्ड पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडाप्ट, जो अपने आप को बेटर अडाप्ट कर सकते हैं वो सर्वाइव करते हैं और अपना पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। हाँ, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, कोई भी वेरिएंट कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होता। ठीक है, एक छोटी सी एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। हमने शायद छोटी क्लासेस में, हमारी 10th क्लासेस के अंदर भी एक एग्जांपल आती है। मान लो कैसे होता है, मतलब वो बता रही हूँ। ये मान लो कोई पॉन्ड है, ये क्या है, कोई पॉन्ड है। ठीक है, पॉन्ड के अंदर क्या है बेटा, वाटर है। इस वाटर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, ये भी रहते हैं। ये सब अपना अपना नंबर रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, रिप्रोडक्शन तो करेगा ही हर ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कभी किसी कारण से क्या हुआ होगा, एक या दो बैक्टीरिया के जेनेटिक मेकअप के अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। तो मान लो इस बैक्टीरिया के अंदर इसके जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गया, इसके भी जेनेटिक मेकअप में चेंज आ गया, और इन्होंने क्या डेवलप कर लिया, इन्होंने डेवलप करा, मतलब ये बन गए रेजिस्टेंट। These bacteria were resistant to temperature। ठीक है, अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता गया। बढ़ने की वजह से ये वाले जो बैक्टीरिया थे, कौन से वाले, ये वाले, ये भी किल हो गया, ये भी मर गए, ये भी मर गए, ये भी मर गए, मतलब सब मर गए, क्योंकि ये अपने आप को मतलब इस टेम्परेचर, बढ़ते टेम्परेचर को झेल ही नहीं पाए। ठीक है, अब ये जो दो बैक्टीरिया बेचारे, इनको भी नहीं पता था कि हमारे जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज आने की वजह से हमारे अंदर एक अच्छी क्वालिटी डेवलप हो चुकी है, वेरिएशन आ गया है, म्यूटेंट मतलब चेंज हो गए हैं ये। दैट मीन्स दे वर रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। अब क्या होगा, अब ये अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, बच गए तो भाई अपना नंबर जब बढ़ा लिया तो सारे के सारे अब जो नए बैक्टीरिया आए वो कैसे आए, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई भी वेरिएंट कहते हैं कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होता, अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो रहता ही है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को, छोटी सी एग्जाम्पल को ये समझने की कोशिश करना कि क्यों आज के टाइम में मॉस्किटोज के ऊपर ना तो DDT का इफेक्ट हो रहा है, ना ही आपकी गुड नाइट का इफेक्ट हो रहा है, ना ही आपकी कछुआ छाप का इफेक्ट हो रहा है। रोज नए नए हमें तरीके बदलने पड़ते हैं इन मॉस्किटोज को मारने के लिए। क्यों? दूसरी चीज, क्यों हमें एंटीबायोटिक, जो कभी थोड़ी सी मतलब एक आधी डोज से ही एंटीबायोटिक की कोई भी बैक्टीरियल डिजीज ठीक हो जाती थी, अब वो एंटीबायोटिक भी इफेक्ट नहीं करती है उन बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ है किसकी
वजह से, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। बहुत स्मार्ट समझते हैं ह्यूमंस अपने आप को कि मॉस्किटो हो गए, कोई बात नहीं, हम मार देंगे सब मॉस्किटो को, कैसे? DDT स्प्रे करके, ठीक है। तो कभी एक टाइम था जब मॉस्किटोज़ को किल किया जाता था बेटा DDT से, ठीक है। तो DDT से मॉस्किटो मर जाते थे। बट अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे किसी एक मॉस्किटो के अंदर जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज आया और उस मॉस्किटो ने DDT के अगेंस्ट अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, ऐसी जीन डेवलप कर ली विच वाज रेजिस्टेंट टू DDT, ठीक है। तो अब उस मॉस्किटो के ऊपर DDT का असर हुआ नहीं, वो बच गया बाय चांस। और अब उसने क्या किया? मॉस्किटो ने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया। जब बढ़ाना शुरू किया तो जो जीन उसकी, मतलब जेनेटिक मेकअप जो उसका चेंज हुआ था, तो जिस वजह से उसके अंदर DDT रेजिस्टेंट जीन डेवलप हुई, वही जीन आगे पास ऑन कर गई, ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएंगे उस मॉस्किटो की, तो सारे के सारे वो मॉस्किटो कैसे बन गए? DDT रेजिस्टेंट, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है पर्सन, ये DDT स्प्रे कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता था? सब तरह के इंसेक्ट्स, एंट्स मर जाती थी, फ्लियाज, एयरविंग, सब मर जाते थे बेचारे, रैट, स्पाइडर, टिक, जर्मन कॉकरोच, क्रिकेट कॉकरोच एंड माउस, टर्माइट, स्प्रिंग, ये सब किल करने के लिए DDT को यूज करते थे, ठीक है। ऐसे क्या हुआ? हर्बिसाइड्स का यूज बढ़ा, प्लांट्स के साथ जो हर्ब्स ग्रो कर जाती है उनको किल करने के लिए। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स कर रहे हैं ना, जो पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं अपने घरों में, ऐसी DDT has only resulted in the selection of resistant variant in much lesser time scale। बहुत ही कम टाइम स्केल के अंदर इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया, इस तरह से डेवलप किया कि उनके अंदर आ गई रेजिस्टेंस। क्या आ गई? रेजिस्टेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स। कभी एंटीबायोटिक जो सेम बैक्टीरिया के ऊपर काम करती थी, आज वही एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं करती है, कोई और हमें डोज देनी पड़ती है। तो क्या हो गए? बैक्टीरिया ने डेवलप कर ली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है। इस चीज़ को इस एग्जाम्पल के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी रीज़न से मान लो ये सब बैक्टीरिया किल हो रहे थे, कोई दो बैक्टीरिया ने अपने अंदर जेनेटिक मेकअप में चेंज आया ड्यू टू म्यूटेशन, क्या हुआ? उनके अंदर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ गई, तो ये बैक्टीरिया किल नहीं हुए, इन्होंने अपना नंबर बढ़ाया, बाकी सब किल हो गए। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो सारी की सारी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, ठीक है। तो ये सारी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से है और इसीलिए हम इनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से। हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म सेल्स आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ, सिर्फ कुछ सालों की बात है, कुछ मंथ्स की बात है, क्या हो गए कि रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप होने शुरू हो गए, ना कि कोई सेंचुरीज की बातें नहीं हो रही है कि सदियों पहले की हम बातें करें, राइट। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? एवोल्यूशन हुआ बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। दिस also tells us that evolution is not a directed process in a sense of determinism. It is a stochastic process based on chance events in nature. ऐसा नहीं है कि evolution हमेशा होता ही रहेगा. It is just by chance. अगर किसी भी organism के genetic makeup के अंदर change आ जाए, अगर वो change उसको survival में help करे, तो वो organism अपनी एक नई स्पीशीज बना लेता है, ठीक है, मतलब स्पीशिएशन हो जाता है। अगर नहीं कर पाए तो शायद वो खत्म हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस, इट इज़ अ बाय चांस प्रोसेस। बाय चांस म्यूटेशन आ जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनको हेल्प करती हैं आगे एवोल्यूट होने में, ठीक है। तो ऐसे हुआ है बेटा एवोल्यूशन। एक्चुअली जब अर्थ बनी तब बहुत सारे चेंजेस भी आते जा रहे थे, ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहे थे। तो क्या अब भी एवोल्यूशन हो रहा है? हाँ, हो रहा होगा। हो सकता है हमें नोटिस भी ना हो रहा हो सकता है हमारे आगे जो आने वाली बहुत सारी जनरेशन है, हो सकता है धीरे धीरे एवोल्यूशन होकर कुछ और स्पीशीज बन जाए। वी नेवर नो कब होता है एवोल्यूशन। इट इज़ जस्ट अ बाय चांस प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं कि हम बोले कि हाँ अब एवोल्यूशन हो जाना चाहिए अगले 10 सालों में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ चांस।
ओके, अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अब हमारे पास रह गए हैं एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन के एक्शन से जो एवोल्यूशन हुए, हमने वो भी पढ़ लिए, हमने एविडेंसेस भी डिस्कस कर लिए। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता कि एवोल्यूशन हुआ है। तो बेटा हमारे पास कुछ ऐसे कनेक्टिंग लिंक्स हैं। क्या होते कनेक्टिंग लिंक? मैंने आपको हमारी प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर भी बताया था। कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी दो ग्रुप्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करते हैं। जैसे कि हमने पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हम वायरस की बात करते हैं। वायरस कौन से दो कैरेक्टर शो करता है? वायरस नॉन लिविंग भी है अगर किसी बॉडी के बाहर है, बट जब वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो ये बन जाता है लिविंग। इसका मतलब ये कड़ी है लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने वाली, ठीक है। ऐसे ही हमने समझा यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? एक कड़ी थी जिसके पास प्लांट्स जैसे भी कैरेक्टर्स थे, एनिमल जैसे भी कैरेक्टर थे, जब जरूरत पड़े फोटोसिंथेसिस कर लेगा। दैट मीन्स इट इज अ प्लांट। और सेल वॉल नहीं है तो कैसे कैरेक्टर है? दैट इज एनिमल जैसे कैरेक्टर। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास, जब हम ये देखते हैं कि इसके पास कुछ पिछले वाले पुराने कैरेक्टर्स हैं, कुछ नए वाले कैरेक्टर्स के बीच का सा मिक्सचर है, तो उनको हम बोलते हैं बेटा कनेक्टिंग लिंक। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हमें बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि यस, जो एनिमल्स का एवोल्यूशन है, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पॉरीफ्रा से लेकर और मैमिलिया तक जैसे हम जाते हैं, तो हमें बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर कनेक्टिंग लिंक मिले। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीरोस्पोंजिया बिटवीन प्रोटोजो और पोरीफेरा के कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नियोप्लिना है। नियोप्लिना मोलस्का के भी कैरेक्टर शो करता है, एनिलिडा के भी कैरेक्टर शो करता है। पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाली। आर्क्योटेरिक्स हमने देखा था बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, बहुत ही बड़ा सा ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो बर्ड्स जैसा दिखता था, बट बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके पास रेप्टाइल्स के भी थे, ठीक है। बेलेनोग्लोसस ना तो कोडेट है ना ही नॉन कोडेट है, इट इज हेमिकोडेटा। आधे कैरेक्टर नॉन कोडेट्स के, आधे कैरेक्टर कोडेट्स के। तो ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? दैट मीन्स नॉन कोडेटा से कौन एवोल्यूट हुआ? कोडेट्स एवोल्यूट हुए, ठीक है। दैट इज बेलेनोग्लोसस। ऐसे ही और अगर आप बात करो तो काइमेरा क्या है? काइमेरा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बॉनी फिश, दोनों के कैरेक्टर शो करती है, ठीक है। देन लंग फिश के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा। फिश और एम्फीबियन वाले कैरेक्टर, फिश के पास लंग्स नहीं होते हैं, बट लंग फिश के पास लंग आने की वजह से स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं एम्फीबियंस का आना तय हो गया। मतलब अब ऐसे ऑर्गेनिज्म आ गए जो लैंड पर आएंगे वाटर से निकल के विद लंग्स, ठीक है। ओके, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। एकिडना रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक जब हमें मिल रहे हैं तो हम क्यों ना माने कि यस एवोल्यूशन हुआ है, हम कहीं ना कहीं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से अराइज हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। नॉट ओनली ये एविडेंसेस, हमारे पास बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं विच आर नॉन फंक्शनल, विच आर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब क्या है? दीज आर रूडिमेंट्री ऑर्गन, ठीक है। मतलब रूडिमेंट्री का मतलब होता है बेटा दे आर रिड्यूस्ड इन साइज, रिड्यूस्ड। दीज आर नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल होने की वजह से ये क्या हो गए? रिड्यूस्ड हो गए, बट दे आर स्टिल फंक्शनल, स्टिल फंक्शनल इन सम अदर्स। कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आज भी फंक्शनल है, जिससे हमें ये पता लगता है कि अगर इन और कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फंक्शनल है और कुछ के अंदर नॉन फंक्शनल है, तो मतलब कभी ना कभी तो प्रेजेंट थे, कभी ना कभी तो फंक्शनल थे। अब परिस्थितियां बदलने की वजह से, सिचुएशंस बदलने की वजह से क्या हुआ? नॉन फंक्शनल हो गए और नॉन फंक्शनल होने की वजह से रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है।
जैसे कि अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होती है बेटा अपेंडिक्स? अक्सर आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन, अपेंडिसाइटिस। देखो हमारे पास ये सिक्कम के पास यहाँ एक छोटा सा ऐसे पाउच लाइक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओके। हमारे अंदर ये क्या है, इट इज़ रेड्यूस्ड। और अगर आप अपेंडिक्स को रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर देखें, कौन से एनिमल? रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि काउस, बफेलोस जैसे। अब रूमिनेंट एनिमल्स को क्या करना होता है बेटा? वो हर्बीवोरस है, प्लांट्स खाते हैं, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को नॉर्मली हम डाइजेस्ट तो कर ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे ये ऑर्गेनिज्म भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो अब इनको चाहिए एक एंजाइम दैट इज सेलुलेज। वो सेलुलेज एंजाइम कौन देता है? कुछ माइक्रोब्स। तो वो माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं? इस अपेंडिक्स के अंदर, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर अपेंडिक्स इज स्टिल फंक्शनल, राइट। बट हमारे अंदर क्योंकि हमने अब ये पका हुआ खाना खाना शुरू कर दिया, कच्चा खाना हम खाते नहीं, सेलुलोज को हमें इतना डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, सेलुलेज हमें चाहिए नहीं, तो माइक्रोब्स की भी ज़रूरत नहीं है। माइक्रोब्स की ज़रूरत नहीं है तो इस अपेंडिक्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अपेंडिक्स अब क्या बन गई? दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई, ठीक है। गॉट इट? राइट। देन आ जाओ बेटा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, थर्ड आईलिड। सब बच्चे अपनी इधर देखेंगे, आपके नोज के अंदर, इस तरफ आईज के अंदर की तरफ, नोज की तरफ एक रेड से कलर की बहुत थिन सी मेम्ब्रेन है, दैट इज अ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कुछ बर्ड्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। दिस इज स्टिल प्रेजेंट, this is still present in birds and aquatic organisms। क्यों? देखो बेटा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को अपनी आइज को प्रोटेक्ट करना होता है, वाटर से एक पतली सी झिल्ली सी बन जाती है उनके आइज के सामने। बर्ड्स को हवा के अंदर उड़ना होता है। अब हमारा ऐसा कोई काम रहा नहीं जिसकी वजह से हमें कोई प्रोटेक्शन हो, ऐसा चाहिए हो, ठीक है। अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिएगा हम तो गॉगल्स लगा लेंगे, राइट। बट ये प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स ये गॉगल्स नहीं लगाते हैं, इनके पास क्या है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। बट इसका मतलब कभी ना कभी हमारे अंदर भी थी, क्योंकि वाटर से ही तो आए हैं हम लैंड पर, तो कभी ना कभी हमारे अंदर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फंक्शनल थी। बट जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, एवोल्यूशन होता गया, इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब इसका जो काम है वो कम होता गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। बट इसकी जो प्रेजेंस है इस तरफ, इसकी जो प्रेजेंस है वो अभी भी ये शो करती है दैट देयर वर these kind of जो organs है they were present, ठीक है। तो now it has become the vestigial organ। थर्ड मोलर टीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजडम टूथ। जॉ में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। पहले के ऑर्गेनिजम्स को खाना जो खाना पड़ता था, च्यू करने के लिए कुछ ऐसा खाना खाते थे, च्यू करने के लिए इस टीथ की जरूरत पड़ती थी। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो गया, एवोल्यूशन हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या बन गया? वेस्टिजियल ऑर्गन। बट फिर भी ये कभी कभी एरप्ट हो जाती है, जिसको डॉक्टर निकाल देते हैं, परेशान करती है, क्योंकि जगह तो इसकी है नहीं हमारी जॉ में। तो अब जब ये टूथ, विजडम टूथ इरप्ट होगा तो इट विल कॉज प्रॉब्लम। तो डॉक्टर क्या करते हैं? क्योंकि इसका काम नहीं है तो इसको कई बार हटा भी दिया जाता है। तो दैट इज इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ज़्यादा काम नहीं आता। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना ऑफ ईयर, पिन्ना ऑफ ईयर, कुछ ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। देखो एलिफेंट के बड़े बड़े कान होते हैं जिसको वो हिला पाता है। जो जानवर होते हैं ना बड़े बड़े, वो अपने ऑरिकुलर पिना को हिला सकते हैं। बड़े बड़े उनके पिना होते हैं, ऐसे कान ऐसे खड़े से रहते हैं। वो क्या करते हैं? साउंड वेव्स को परसीव करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं साउंड वेव को। और उनकी क्या है? हमारी आइज़ है बेटा फ्रंट पर, उनकी आइज़ है साइड में, ठीक है। तो उनको क्या होता है? एक तरह से प्रोटेक्शन चाहिए होता है, मतलब ऐसे नोज के इधर है उनकी आइज। तो वो क्या करते हैं? फिर सुनने की शक्ति को डेवलप करने के लिए उनके जो ऑरिकुलर मसल्स है पिना के, दे वर वेल डेवलप्ड। बट अब क्योंकि हमारे अंदर अब इनका काम कम हो गया, हमारी आइज आ गई ऐसे फ्रंट पे। पहले हम सब 4 पैरों वाले जानवर थे, फिर हम ऐसे सीधे खड़े हो गए, बाइपेडल मोशन आ गया, तो अब हम सामने देख पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे कानों की जो मसल्स की जो जरूरत थी, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। तो अब ये क्या है बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हमारा ये दिस वन कान के ऊपर ये जो ऑरिकुलर मसल्स है ऑफ पिन्ना, दैट इज नाउ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। ओके,
प्रिमिटिव टेल बॉर्न, बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक बच्चा ऐसा हुआ जिसके पीछे टेल लगी हुई थी, हनुमान जी की तरह जिसके पास पूंछ थी, ठीक है। तो अब वो टेल नहीं है, क्यों नहीं है? कॉकिक्स बोन जिसको बोलते हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बेटा, पहले जो मंकीज होते थे तो उनको ना एक बैलेंस बनाने के लिए अपने पीछे वो टेल चाहिए थी, ठीक है, दैट वाज फंक्शनल। आप मंकी को देखो तो आपको वो टेल आज भी दिखती है, बट जैसे जैसे हम अब खड़े होते गए ऐसे तो हमारा बैलेंस मेंटेन होता गया, तो अब इस टेल की ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत नहीं थी तो क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। रिड्यूस्ड होकर क्या बन गई? नॉन फंक्शनल, एंड नाउ इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये इतनी सारी जो बातें हैं ये प्रूव करती हैं कि यस, कभी ना कभी ऑर्गन्स की प्रेजेंस शो करती है कि एवोल्यूशन के टाइम पे ये जो ऑर्गन्स है ये धीरे धीरे रिड्यूस हो गए। मैमल्स की बॉडी पे जो हेयर है, पहले बहुत सारे हेयर होते थे, ठीक है। आज हम बात करें हेयर ऑन मैमल्स, बॉडी ऑफ मैमल्स। अब ये भी क्या है बेटा? वेस्टिजियल है। पहले के टाइम में कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, तो क्या होता था? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेयर की ज़रूरत थी, बट आज हमारे पास हर तरह के नए नए डिज़ाइंस के कपड़े हैं, तो हमें इन हेयर की टेम्परेचर के लिए, बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए इन हेयर की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो धीरे धीरे ये भी कम हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग वेस्टिजियल, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, आपको ये पता लग गया होगा कि जो एवोल्यूशन है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हमने समझ लिए। तो अब हम मान सकते हैं कि यस, ये अदालत ये फैसला सुनाती है, सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का प्रमाणित किया जाता है कि इस धरती पर लाइफ आई और उस लाइफ का एवोल्यूशन हुआ, और हम बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से आज क्या बन गए? बहुत एडवांस वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, सो लेट अस आंसर सम क्वेश्चंस, ठीक है। Which of the following statements supports the concept of common ancestry? Common ancestry का पता कैसे लगता है? Proteins and genes perform different functions in diverse organisms. Proteins and genes in diverse organisms have distinct structures. No. Similar proteins and genes suggest a shared ancestry among diverse organisms. Similar है, proteins भी, उनको बनाने वाली जीन्स भी वो सजेस्ट करती हैं कि कहीं ना कहीं हम एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर कर रहे हैं, चाहे कितनी ही वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हो जाए। तो देयर आंसर इज अवर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोथ्स इन इंग्लैंड सजेस्ट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक्सटिंक्शन हो गया था? नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या मोथ्स का नंबर इंक्रीज कर गया था ओवरऑल? नो। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोथ, वाइट वाले ब्लैक बन गए, ठीक है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ओके, समझ में आ गया, सी है आंसर हमारा, ठीक है। तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, इम्पैक्ट तो पड़ा था, तभी नेचुरल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन डेमोन्स्ट्रेट्स दैट humans have complete control over the process of evolution. Humans can create entirely new species within a few generations. Humans have influenced the genetic makeup. जेनेटिक मेकअप को इन्फ्लुएंस किया सर्टेन स्पीशीज के। अगर ह्यूमंस कर सकते हैं तो नेचर क्यों नहीं कर सकती? जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो हैव नो इम्पैक्ट, नो, ये तो हो गया रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, what is the impact of excess use of herbicides and pesticides on evolution? क्या इन्होंने प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को स्लो कर दिया? नहीं, बल्कि फास्ट कर दिया। क्या इससे एक्सटिंक्शन हो गया रेजिस्टेंट वेराइटीज का? नो। इसके अंदर सिलेक्शन हो गया बेटा रेजिस्टेंट वेराइटीज का। अब रेजिस्टेंट वेराइटीज कुछ महीनों या सालों के अंदर ही डेवलप हो गई। तो विद दिस व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पार्ट 2, और अब पूरी तरह से हम प्रमाणित कर चुके हैं एवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे नई नई स्पीशीज ओरिजिनेट हुई और उसके लिए क्या क्या थ्योरीज दी गई। मतलब हम डिस्कस करेंगे डार्विन थ्योरी को, हम डिस्कस करेंगे लेमार्किज्म को, हम डिस्कस करेंगे ह्यूगो ड्यूरिस की म्यूटेशन थ्योरी को। तो विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।